हेलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 7 जो कि टी बीम डिज़ाइन एंड एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे चैप्टर्स का। आई होप कि इससे पहले जो भी लेक्चर्स कराए गए हैं आप लोग उस लेक्चर्स को अच्छे से देखे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर्स के ऑलरेडी कवर कराए थे लास्ट के 6 लेक्चर्स में, और उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी मैंने कवर कराया था। और मैंने ये भी बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस बीच बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के द्वारा ये कहीं यूट्यूब चैनल से मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स हो गए या एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक चीज़ डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स नहीं होंगे ये छोड़ करके आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके जो सिलेबस है क्या आपने उसको कवर करा है, या आपका जो वर्क है, आपको जो वर्क दिया जा रहा है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस सेमेस्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और पर्टिकुलरली ये आरसीसी, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दीजिए, आप इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब नहीं कर पाएंगे। और आरसीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल का, जहाँ पे रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ना होता है। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो शायद आप कहीं के नहीं रहेंगे फिर। मुझे आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी है इस सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें। मैं ये सब्जेक्ट किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके अंदर एक प्राइवेट कंपनीज़ जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं वहाँ पे भी उस कंपनीज़ को एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, जिसके अंदर कुछ स्किल्ड हो, उसकी नॉलेजेस हो। तो आप लोग को लगता है कि लॉकडाउन के कारण एग्जामिनेशन नहीं होंगे या होंगे, तो आप इस चीज़ को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशंस में आपकी जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, वो चीज़ आप करें। आपका जो वर्क है आप कंप्लीट कीजिए, वो छोड़ दीजिए कि एग्जामिनेशन क्या होगा। पहले तो आप अपना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं अपना वर्क और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए और जो भी बताया जा रहा है, जो टीचर्स के द्वारा गाइडलाइंस दिया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में, उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए टाइम को विदाउट एक्सपेंड किए हुए हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये लेक्चर है क्वेश्चंस जिसमें हमें कवर करेंगे इस चैप्टर में। जो लास्ट हमारा ये चैप्टर्स जो लास्ट ये हमारा लेक्चर है इस यूनिट का, उसमें एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन है डिज़ाइन अ टी बीम। टी बीम का डिज़ाइन करना है। यहाँ पे टी बीम का डिज़ाइन करना है फॉर ए क्लासरूम फ्लोर टू सूट द फॉलोइंग डेटा। एक टी बीम का डिज़ाइन करना है जो कि किसी भी क्लासरूम है, कोई भी क्लासरूम है, जैसे आप कोई भी बिल्डिंग देखते हैं या कोई भी रूम देखते हैं या कोई भी क्लासरूम है, उसका डिज़ाइन करना है उसके लिए टी बीम का। तो उसके लिए दिया हुआ है कि क्लियर स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट 6.45 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में दिया हुआ है स्पेसिंग ऑफ टी बीम रिब्स 2.75 मीटर सेंटर्स। टी बीम का जो रिब है उसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 2.75 मीटर। रिब को कहिए या वेब कहिए, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 2.75 मीटर। लाइव लोड ऑन द स्लैब, जो स्लैब है जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस पर लाइव लोड और डेड लोड दोनों आता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लाइव लोड दिया हुआ है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्लैब थिकनेस दिया हुआ है 100 mm, यानी डेप्थ ऑफ जो फ्लेंज है वो दिया हुआ है 100 mm। 6 में दिया हुआ है मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसमें कंक्रीट का जो ग्रेड है M15 है और स्टील दिया हुआ है Fe 250। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन इस क्वेश्चन में गिवन है और इस डेटा को लेकर के आपको टी बीम का डिज़ाइन करना है ना। देखिए ये सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आरसीसी से रिलेटेड है और अब जहाँ भी जाते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू में जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे निकल करके आते हैं। मैंने लास्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी एक सीरीज बनाया था, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बात करा था, है ना। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये टाइम को एक्सपेंड मत कीजिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप अपने इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको करना क्या है, आपको सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, आपको कम्पिटिटिव व्यू के लिए किस तरीके से प्रीपेड होना है। और आप कंपटीशन देखिए, एसबीटी का सिलेबस और एसएससी जेई का सिलेबस लगभग
सेम है। मैं एक वीडियो उस पर सेपरेटली बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोनों सिलेबस पैरेलल है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एसबीटी के सिलेबस को होली कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आई होप कि आपका जो एसएससी जेईई का सिलेबस है वो भी आपका कवर्ड हो जाएगा। तो पहले आप अपना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंप्लीट करें, उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ें और ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो जो डेटा दिया हुआ है वो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। यानी कि डिज़ाइन करने का मतलब है कि एरिया ऑफ स्टील्स इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी वगैरह जो भी हमें इसमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्लैब है, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी स्लैब होता है तो स्लैब पे डेड लोड और लाइव लोड दोनों आ रहा होता है। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यही टी बीम है, ये टी बीम है ना, यही टी बीम है ना, बीच में टी बीम है, ये इंटरमीडिएट टी बीम है, और लास्ट में क्या है, ये एल बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहले हमें लोड का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। लोड का कैलकुलेशन करने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर पे दो टाइप का लोड आता है, एक डेड लोड आता है और एक लाइव लोड आता है। तो डेड लोड जो उसमें मटेरियल्स है उसके कारण आता है, और लाइव लोड जो भी उसमें लिविंग कंडीशंस उसके कारण आता है। तो डेड लोड ऑफ स्लैब कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर मीटर स्क्वायर निकालना। तो थिकनेस ऑफ स्लैब दिया हुआ है यहाँ पे आपका 100 mm यानी कि 0.10 मीटर, और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा डेड लोड ऑफ स्लैब 2.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है लाइव लोड ऑफ स्लैब। क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल लोड जो स्लैब पे आ रहा है डेड लोड प्लस क्या, लाइव लोड। तो डेड लोड 2.5 निकाले हम लोग, और 4 क्वेश्चन में दिया था लाइव लोड। इस तरीके से 6.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया, टोटल लोड, मतलब स्लैब पे कितना लोड आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी कैलकुलेशन हमें इसे ही करना था, ठीक है। अभी तक जो हम इससे पहले क्वेश्चंस कराए हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको देखना, है ना, कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल लोड निकाला डेड लोड को और लाइव लोड को ऐड करके, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। फिगर आई होप कि देख लिए होंगे आप। और यहाँ पे देखिए ये जो फिगर्स है उसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वेब कहिए या रीब कहिए, इस दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में ये डिपिक्ट है कि आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ जो रीब है 2.75 मीटर है। रीब और वेब में कंफ्यूज मत होइएगा, रीब और वेब दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ इसमें हम लोग को एज्यूम करना है जो कि विड्थ ऑफ वेब है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप अपने कॉन्वेनिएंट के अकॉर्डिंग वेब का जो विड्थ है एज्यूम कर सकते हैं। आप 250 ले सकते हैं, 240 ले सकते हैं, जितना आपको मन करे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो कैलकुलेशन है या जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो वेब का विड्थ है हमने मान लिया 230 mm, ठीक है। अब लोड पर मीटर रन ऑफ बीम, अब हमें मतलब पर मीटर बीम का रन में कितना लोड आ रहा है वो कैसे निकालेंगे। उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, लोड ऑन स्लैब पर यूनिट एरिया इनटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम। इस तरीके से हम लोग लोड पर मीटर रन ऑफ बीम, मतलब एक मीटर बीम पे कितना लोड आ रहा है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लोड ऑन स्लैब पर यूनिट रन कितना हुआ 6.50, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2.75। इस तरीके से हम निकाल लिए कि लोड जो है पर मीटर रन कितना आ रहा है बीम पे, तो निकल गया 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। देखिए आप लोगों को पता है कि एज़ पर IS 456 2000, एज़ पर IS 456 2000 हम लोग को पता है कि विड्थ ऑफ फ्लेंज जो होता है ये आइसोलेटेड टी बीम नहीं है, ये क्या है मोनोलिथिक टी बीम है, बहुत सारे टी बीम इंटरकनेक्टेड है। तो उसके लिए जो विड्थ ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला होता है L0/6 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम्स ऑफ क्या DF। L0/6 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम ऑफ क्या DF। तो आपका दिया हुआ वहाँ पे देखना होगा क्वेश्चन में क्लियर स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर, तो इसको mm में चेंज कर दिया, डिवाइड बाई 6 प्लस विड्थ ऑफ वेब हमने एज्यूम किया 230 और प्लस डेप्थ ऑफ फ्लेंज इंटू 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज, तो 6 है, और जो स्लैब का थिकनेस है या उसको डेप्थ ऑफ फ्लेंज कहें वो हमारा 100 है, 100 mm। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज आ गया कितना 1830 mm। आई होप कि यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे, यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका जो स्लैब है उसका विड्थ ऑफ फ्लेंज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्लेंज का ये होना चाहिए आपका, मैंने बताया था कि विड्थ ऑफ वेव प्लस हाफ टाइम्स ऑफ
जो आपका स्लैब का प्रोजेक्शन है दोनों साइड में, ठीक है। तो ये हो गया 0.23 प्लस हाफ 2.75 माइनस 0.23 प्लस 2.75 माइनस 0.23। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 2.75 मीटर यानी 2750 mm, है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या है, 2750 से कम आ रहा है 1830 mm, तो क्या है ये करेक्ट है हमारा, यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज को हम लोग एडप्ट कर सकते हैं 1830 mm। चलिए, मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लेंज बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। इसको मैं एक फिगर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से विड्थ ऑफ फ्लेंज आ रहा उतना, है ना, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे समझ गए होंगे विड्थ ऑफ फ्लेंज कैसे निकालें, L0/6 प्लस विड्थ ऑफ फ्लेंज प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF। ये तो IS पर IS कोड है, ठीक है। ये भी IS कोड के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आपको मैं समझा देता हूँ फिगर के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। मैं फिगर से एक बार इसको मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका जैसे ये था टी बीम था ना, इस तरीके से टी बीम था, फिर आगे जा कर के और भी इस तरीके से टी बीम था ना, इस तरीके से और भी बहुत सारे था। देखिए यहाँ पे कैसे, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो आपका ये है टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है आपका, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना, कहने या फिर इससे ज़्यादा तो नहीं होगा विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो कैसे निकालेंगे विड्थ ऑफ वेव, ये वाला जो पार्ट है, विड्थ ऑफ वेव, ये विड्थ ऑफ वेव इसको कहते हैं, विड्थ ऑफ वेव और प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, यहाँ से देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से यहाँ तक, हमको चाहिए हाफ टाइम्स ऑफ ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टी बीम आ रहा है इसके बाद में, फिर यहाँ से अगला का इसका डिस्टेंस, है ना। तो आपका देखिए 2.75 टोटल डिस्टेंस है, 2.75 और थिकनेस है 230 mm 0.23। तो आप यहाँ से 0.23 घटा दीजिएगा और यहाँ से 0.23/2 घटा दीजिएगा, 0.2 मतलब 0.23/2 का आधा यहाँ से और यहाँ से, यानी कि 2.75 जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है उसमें से आप अगर इसको घटा दीजिएगा क्या बच जाएगा, जो माइनस 0.23, क्योंकि आधा तो 0.23 हो जाएगा, प्लस फिर इसी तरीके से जो अगला प्रोजेक्टेड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का 2.75 माइनस 0.23 इसको घटा दीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा विड्थ ऑफ वेव ऐड कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखाया गया था पहले, बट मैंने अभी इसको पूरा जो ग्राफिकल है जो टी बीम है उससे मैंने बता दिया कि किस तरीके से। कहने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू होना चाहिए फ्लेंज का, वो यानी कि विड्थ ऑफ वेव प्लस हाफ टाइम्स ऑफ जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मान लीजिए मैक्सिमम विड्थ ऑफ फ्लेंज यही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्राइटेरिया था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि अब दोनों को कैलकुलेट कर लिए तो जो हमारा वैल्यू आया है वो आया है 2.75 यानी 2750 mm, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा अभी विड्थ ऑफ फ्लेंज 1830 mm आ रहा था, तो ये क्या है, करेक्ट है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि विड्थ ऑफ फ्लेंज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको पता चल गया। पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, पहले के क्वेश्चन में विड्थ ऑफ फ्लेंज क्वेश्चन में दिया रहता था, लेकिन उसे विड्थ ऑफ फ्लेंज को क्या करना था, निकालना था। तो कैसे निकालते हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको समझ में आ गया होगा। फिगर्स में भी मैंने बता दिया, फिगर्स में मैंने ईजिली बता दिया। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि फिगर्स से कैसे है, ठीक है। ये फिगर आप देखिए, ये फिगर आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे इस फिगर आप देख रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि वो जो हमारा फॉर्मूला था उसे चेक कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो मान लीजिए कि स्लैब जो आपका ये है फ्लेंज विड्थ है, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा तो फ्लेंज विड्थ हो नहीं सकता है। यानी कितना के बराबर होगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला विड्थ ऑफ वेव प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऐड कर दीजिए और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, इसी के बराबर होगा ना। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है आप कैसे निकालोगे। अब ये डिस्टेंस आपको पता है वेव का 230, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। ये डिस्टेंस निकालने की एक ही चीज़ है कि 2.75 टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, और उसमें से आप ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस घटा दोगे। तो मान लो 230 पूरा है यानी 0.23, तो 0.23 का आधा यहाँ से घटेगा और 0.23 का आधा यहाँ से घटेगा, तो 2.75 माइनस 0.23। फिर उसी तरीके सेम तरीके से फिर यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है। टोटल जो हमारा डिस्टेंस है 2.75, उसमें से फिर यहाँ से 0.23 आधा घटा देना है, यहाँ से 0.23 का आधा घटा देना है, फिर दोनों का एवरेज ले लेना है 1/2। तो वहाँ से क्या आएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए।
चलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आते हैं और आपके प्रैक्टिकल्स नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको ओवरऑल डेप्थ नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारा है एज्यूम ओवरऑल डेप्थ। आप L0/12 से लेकर के L0/15 तक कोई भी डेप्थ एज्यूम कर सकते हैं एज पर योर कॉन्वेनियंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने जो एज्यूम किया है D = L0/15, ठीक है। जहाँ पे L0 जो क्लियर स्पैन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर, तो 6/15 कर दी, mm में कन्वर्ट करना है तो 6 × 10⁻³ यानी 400 mm। यहाँ पे हमने जो ओवरऑल डेप्थ है जो टी बीम का उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारा 400 mm है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, हम कैसे निकाल रहे हैं इस वैल्यूज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एज पर IS कोडल प्रोविजंस, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू को, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इफेक्टिव जो कवर है हमारा, आप लोगों को पहले से भी पता है कि इफेक्टिव कवर हर एक टाइप के बीम में या कॉलम्स में दिया जाता है ताकि जो हमारा स्टील है रस्टिंग से बचे, है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो, एक्सपोज ना हो, ठीक है। तो एज्यूम हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्टिव कवर का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे D का वैल्यू जो एज्यूम किया है D - D10। तो आपको इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्थ में से हम लोग इफेक्टिव डेप्थ घटा देते हैं, तो इफेक्टिव कवर D दिया हुआ है D10 40 हम लोग एज्यूम कर लिए, है ना। तो 400 - 40 360 mm, यानी कि स्मॉल d की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए 360 mm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में हम लोग को निकालना है डेड लोड ऑफ रिब ऑफ बीम, ठीक है। अब जो हमारा रिब है यानी वेब है उससे अब कितना डेड लोड आ रहा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विड्थ ऑफ रिब इंटू डेप्थ ऑफ रिब इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। जो हमारा विड्थ ऑफ रिब है इंटू डेप्थ ऑफ रिब इंटू यूनिट वेट ऑफ क्या होगा, कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे डेड लोड हमारा क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो आपको पता है ये जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं हम लोग, विड्थ ऑफ रिब आपका 0.23 यानी कि 230 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.23 इंटू आपका डेप्थ ऑफ रिब निकालना है। तो डेप्थ ऑफ रिब कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्थ आपका है 400 mm, टोटल डेप्थ कितना है 400, और उसमें से डेप्थ ऑफ फ्लेंज यानी थिकनेस ऑफ फ्लेंज को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0.4 यानी 400 mm का 0.4 मीटर, और यहाँ से जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है यानी कि थिकनेस ऑफ स्लैब उसको घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, डेप्थ ऑफ रिब निकल जाएगा, इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट आपको पता है 25 kN/m क्या क्यूब, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेड लोड ऑफ रिब ऑफ बीम निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.725 kN आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 7.25 kN/m होगा, ठीक है ना ये वैल्यू, क्योंकि हम लोग हमेशा लोड पर मीटर रन निकालते हैं, है ना। अब देखिए अब हमारा सारा चीज़ निकल चुका है ऑलरेडी। अब हम लोगों ने बीम का जो वेट था टोटल लोड जो बीम पे आ रहा था उस पर निकाल लिए, और जो हमारा वेब था उस पर भी टोटल लोड निकल गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लोड निकल जाएगा, मतलब अब वेब का लोड को और जो हमारा बीम था उस पर, यानी कि जो हमारा स्लैब का थिकनेस था उसके कारण जो लोड आ रहा था और जो हमारा वेब था, मतलब मान लीजिए कि जो आपका स्लैब था इस तरीके से था ना, इस तरीके से था स्लैब और नीचे में था वेब। तो मान लीजिए आप इसका लोड निकालिए पहले, है ना, इसका लोड निकालिए W1, तो अब अभी हम लोड निकालिए किसका, वेब का W2। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल लोड का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे 17.875 पहले हमारा वैल्यू जो है आया था वहाँ पे बीम पे, है ना, ये वाला वैल्यू, और अभी हम लोग निकाले 1.725 kN/m, तो ये वैल्यू हमारा आ गया 17.875 प्लस 1.725, दोनों को ऐड कर देंगे तो 19 पॉइंट क्या आ गया 60 kN/m। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने लोड निकाला। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, क्योंकि हमेशा हम फैक्टर सेफ्टी लेकर के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर लोड निकालेंगे तो हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आई होप कि आप बहुत बार कैलकुलेट किए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा स्लैब है जस्ट लाइक उसी तरीके से जैसे यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है ना, क्योंकि स्लैब का थिकनेस तो सारी जगह यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा वो WL²/8 होगा, जहाँ पे WD क्या है, यहाँ पे फैक्टर्ड लोड है। इसके कारण हम लोग फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम लोग फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारा जो वैल्यू आया है सारा वैल्यू एंट्री करने के बाद में ये जो वैल्यू आया है हमारा 152.88 kN/m, ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, है ना। अब देखिए अब हमको न्यूट्रल एक्सिस तो पता नहीं कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो हम अपने से एज्यूम करेंगे, लेकिन एज्यूम करने के साथ ही जो हमारा क्राइटेरिया हो फुलफिल करना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हम लोग एज्यूम किए और वो क्राइटेरिया से गलत आ रहा है तो हमारा वैल्यू सही नहीं होगा, ठीक है। तो जो हम एज्यूम किए हैं उस क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने जो एज्यूम किया उसको देख लेते हैं। हमने एज्यूम किया है यहाँ पे कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर लाइज कर रहा है। किसके अंदर, फ्लेंज के अंदर लाइज कर रहा है। तो जो एक्स का वैल्यू है हमारा यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स वेट, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है हमारा, देखिए 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये आपको पता है फॉर्मूला है निकालने का, है ना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जो हम सारे वैल्यूज़ को पुट किए यहाँ पे, वाईफाई का वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 250, एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है। और 0.36 FCK वैल्यू दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M15 और विड्थ ऑफ फ्लेंज 1830। तो इसमें सारे वैल्यूज़ को जो हमारा नॉन वैल्यूज़ था उसको पुट किए तो हमारा वैल्यू आया 0.022 AST, है ना। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, आ गया यहाँ पे XU की वैल्यू। अब देखिए XU की वैल्यू हमारे आ गई। XU के वैल्यू आने का मतलब है कि अब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए प्रीपेड हो चुके हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उतना ही तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पे, उतना ही को रजिस्ट करना है ना। मान लीजिए कि जो आपका अल्टीमेट मोमेंट आपका है उतना ही लोड जो है ना, उतना ही मोमेंट जो है ना हमारा बीम रजिस्ट कर पाएगा। तो उसको हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। तो आपको पता है 0.87 FY इंटू AST और D माइनस 0.42 x, ये फॉर्मूला होता है MU लिमिट का। और MD का वैल्यू भी हम लोग निकाले 152.88, यहाँ पे आया था किलो न्यूटन मीटर में। इसको mm में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए न्यूटन mm को किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। अगर किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में चेंज करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कैसे आता है ये वैल्यू, मैंने लास्ट के लेक्चर्स में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब सारे नॉन वैल्यूज़ को जो हमें पता है उसको पुट कर देंगे। सारा नॉन वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया। डी की वैल्यू स्मॉल डी यानी इफेक्टिव रेट 360 दिया हुआ है। XU की वैल्यू 0.022 AST है, बराबर 152.88 10⁻6। ये सारे वैल्यू हमें नॉन है। इन सारे वैल्यूज़ में हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया और वहाँ पे एक इक्वेशन आएगा AST के फॉर्म में, ठीक है। AST स्क्वायर यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो सिंपली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे AST इंटू इतना था 0.87 250 को नीचे लेकर आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा AST के फॉर्म में। वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, AST का वैल्यू को निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ स्टील कितना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन आता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आया 360 AST माइनस इतना और ये वैल्यू आया है। अब इसको आप यहाँ पे AST स्क्वायर के फॉर्मेट में आया है। अब यहाँ पे AST स्क्वायर को फ्री कर लीजिए आप। तो क्या कीजिएगा 9.24 इंटू 10⁻³ से क्या कीजिएगा, दोनों यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आपका आएगा फाइनली ये वैल्यू आएगा आपका, है ना। यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे इस वैल्यू को आप या तो कैलकुलेटर में रख दीजिए या आप यहाँ पे सिंपल निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a मैंने निकाला है। और यहाँ पे √d का वैल्यू मतलब है bs⁻4ac। ये सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे रख दीजिए। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे जब निगेटिव रखेंगे वैल्यू तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे AST का वैल्यू। या तो ये आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दीजिए या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यू आर फ्री एज पर योर कॉन्वीनियंट, आप अपने कॉन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो AST का जो वैल्यू आता है वो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं कितना आता है AST का वैल्यू। यहाँ पे जो AST का वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा आप यहाँ पे तो सिंटेक्स एरर दिखा दे। कहने का मतलब है कि पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव वाला वैल्यू। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को लिया है, हमने दोनों को देखा, लेकिन पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारा आ नहीं रहा है, सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर किया। और नेगेटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो एरिया ऑफ स्टील जो है आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 2061 mm²। यानी कि जो AST का वैल्यू है हमारा आ गया 2061 क्या mm², ठीक है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में रख करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AST का वैल्यू जो हमको निकालना था, जिस वैल्यू को हमें निकालना था मेनली यही निकालना था। डिज़ाइन मतलब है जो आपका कैलकुलेशन है एरिया ऑफ स्टील के लिए कितना होगा ये निकालना। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया एरिया ऑफ स्टील। अब जो XU का वैल्यू उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो देखिए XU का वैल्यू जो हम पहले अभी कैलकुलेट कर रहे थे तो आ रहा था 0.022 AST, है ना। तो हमने AST के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया 2061 mm²। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, आ गया 45.34। अब देखिए ये जो XU का वैल्यू है डेप्थ ऑफ फ्लेंज से क्या है, कम है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लेंज यानी स्लैब थिकनेस कितना है 100 है। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है कहाँ पे लाइज कर रहा है, फ्लेंज में लाइज कर रहा है, वो सही है। यानी कि हमारा एजम्पशन जो था वो करेक्ट था। इस तरीके से हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो कैलकुलेट हो गया है और हमारा आंसर क्या है, आ चुका है। देखिए किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, है ना।
किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस डेटा को या उस स्पेसिफिकेशंस को लिखिए। उसके बाद में आपको जो निकालना है उसके लिए क्या क्या फार्मूलाज रिक्वायर्ड है उसको लिखिए और उसके बाद प्रोसेस को आप क्या कीजिए, प्रोसीड करते चलाइए। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टीबीएम एनालिसिस का लास्ट लेक्चर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, डिस्क्रिप्टिव में, एसएससी जेईई में या और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप के प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए या इससे पहले जो भी टीबीएम के क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जामिनेशन को ना देखें। आप अभी आपका जो प्राइमरी वर्क है अभी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना और आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना कि आप आरसीसी का क्वेश्चन या कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में आप देखते हैं तो कितना जल्दी उसको आंसर कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में कितना आसानी से बता सकते हैं। ये चीज़ को देखें आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करें। ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, एग्जामिनेशन होगा बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करें और आप कहीं इंटरव्यू में भी जाए वहाँ पे अच्छा से परफॉर्म करें, है ना। तो आपके अंदर अगर स्किल नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, प्राइवेट में भी आप अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप प्राइवेट में भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और आपको यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिले होंगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर को इस क्वेश्चन के साथ एंड किए हैं, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना है। अभी आपको इस चैप्टर पे प्रैक्टिस करना है। हम आगे असाइनमेंट देंगे आपको, उस असाइनमेंट को भी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी सारे केसेस थे, इवन कि जो आपके सिलेबस में जो कोई केसेस थे उससे थोड़ा हम ज़्यादा ही बताए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं बिल्कुल डेप्थ में जाकर के पढ़ाता हूँ आपको ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो, लेकिन उसके साथ ही आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा गूगल क्लासरूम में देखते हैं कि बच्चे उतने एक्टिव नहीं है और बच्चे जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।